हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन में मैं आपको सबसे पहले थ्योरी, जैसे ही थ्योरी फिनिश हुई उसके बाद उसी थ्योरी पर क्वेश्चंस लगवाने के एनडीए एयरफोर्स नेवी में के क्वेश्चंस जिस पैटर्न पर पूछता है वो, ठीक है, वो चीजें करानी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं थ्योरी के साथ कराता चलूंगा। अगर आप पहली बार एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको आइडिया लग जाएगा कि वाकई में यहाँ जो करा रहा हूँ दैट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू। और वो लिमिटेड है आपके लिए, वो कर लें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो आप रेगुलर देखें, ऐसे नहीं कि एक पार्ट देख लिया अब दूसरा पार्ट कहीं से और देख रहे, नहीं। रेगुलर अगर आप जिससे जुड़े हुए हैं उसके साथ आप रेगुलरिटी रखें तो आप अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इससे पहले मैंने आपको रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर फिनिश कराया है, अभी ग्रेविटेशन से पहले। जो ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा इससे पहले ही घूर्णन गति वाला चैप्टर, उसके मैंने पार्ट 7 बनाए हैं। बड़े मजेदार वो सीरीज गई है रोटेशनल मोशन के, जितने भी पार्ट मैंने कराए हैं उसमें मैंने 6 पार्ट के अंदर आपको थ्योरी और थ्योरी के साथ क्वेश्चंस कवर किए हैं। बचा पार्ट 7, तो पार्ट 7 के अंदर मैंने जो क्वेश्चन मैं नहीं लगवा पाया था पार्ट 6 के अंदर, आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन साथ करवाता हूं। कोई भी टॉपिक है, टॉपिक के साथ क्वेश्चन लगाने का मेरा टारगेट होता है। आपने अगर ऐसे पढ़ाई कर ली, कोई नहीं रोक सकता आपको एयरफोर्स नेवी एनडीए ज्वाइन करने से। ये मेरा आपसे गारंटी है। इन द फिजिक्स की बात कर रहा हूं। टॉपिक के साथ क्वेश्चंस लगाएं, आपकी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बात के लिए मैं कभी कुछ नहीं छोड़ता, ना आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 7 के अंदर मैंने क्या कराया है, जैसे अरिहंत हो गई, आपकी लूसेंट हो गई, पाथफाइंडर हो गई, प्रदीप हो गई, कुमार मित्तल हो गई, एनसीईआरटी हो गई, इनके क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने पार्ट 7 के अंदर कराया। आप जाएं रोटेशनल मोशन की वीडियो देखें, ठीक है। यहां आपको आई बटन मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें या यूट्यूब बार में सर्च कर लेना रोटेशनल मोशन साइंस फॉर डिफेंस, तो भी आप इजिली पढ़ पाओगे, इजिली मेरी वो सीरीज देख पाओगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का आपका पार्ट है फर्स्ट और लेक्चर नंबर होगा 36। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। सुना तो होगा ही कि सेब के गिरने की वजह से इस लॉ की डिस्कवरी हुई थी। गलत सुना है। सेब, केला, चीकू, संतरा, अंगूर, इनके गिरने की वजह से इस लॉ की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मनगढ़ंत कहानियां मार्केट में लॉन्च हो गई हैं, इनको प्रमोट कर दिया है, घूम रही हैं, टॉपिक को इंटरेस्ट बनाने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं ना, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। 2-3 सेंचुरी पुरानी कहानी है, 200-300 साल पुरानी कहानी। लोगों का भाई साहब इसमें जीवन जा चुका है। सबसे पहले गैलीलियो आए, उसके बाद आपके निकोलस, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस आए, उसके बाद टाइको ब्राहे, कैपलर, न्यूटन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें मिलकर योगदान दिया। पूरा जीवन निकल गया, तब जाके इस लॉ की डिस्कवरी हुई। भाई साहब इतने बड़े लॉ की डिस्कवरी सेब के और चीकू, केला और अंगूर के गिरने की वजह से नहीं हो सकती। आप एक काम करना, इन बातों के लिए तो नहीं मैं, बट मेरा काम है आपको समझाना, सही चीजें गाइड करना। खैर मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप गूगल करना और उसमें सर्च करना हिस्ट्री ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो खैर करते अपने चैप्टर की शुरुआत, और सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी न्यूटन का गुरुत्व नियम, न्यूटन का गुरुत्व नियम। हिंदी में बोल दिया हूं, लिखूंगा नहीं, इसलिए आप बार बार इसलिए आप जो मैं बोलता हूं उसको लिख लिया करो। न्यूटन का गुरुत्व नियम। देखो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है, पेशेंस रखना, सारे पॉइंट्स मैं बारी बारी से कवर करूंगा, एक साथ कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा एक एक आपका पॉइंट मैं क्लियर करूंगा यार, लेकिन इसलिए देखते रहना चीजें। ये लॉ ये कहता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिनका मास है,
वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्या? अट्रैक्ट, रिपल नहीं, रिपेल नहीं, प्रत्याकर्षित नहीं करती हैं। क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। तो न्यूटन ने यह बोला कि इस दुनिया में जिन बॉडी के पास मास है, द्रव्यमान है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैं यूं बोलूं, मेरे पास ये बॉडी है, ये बोल दो बॉडी ए है, और एक बॉडी ये है, बॉडी बी, ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है वो है आर। तो सोचो, मैं हूं, मेरे पास एक और भाई साहब खड़े हैं, हम दोनों की डिस्टेंस बहुत पास ही खड़े, तो क्या हमारे बीच में लॉ फोर्स, ये जो लॉ है वो काम कर रहा होगा? ग्रेविटेशन लॉ? नहीं। क्यों? क्योंकि इस लॉ की एक कंडीशन है, ये लॉ हमेशा पॉइंट मास बॉडी पर ही अप्लाई होगा। किस पर अप्लाई होगा? पॉइंट मास बॉडी, यानी बिंदु द्रव्यमान पिंड पर ही लागू होगा। अब ये क्या होता है सर, पॉइंट मास बॉडी? ऐसी बॉडीज, देखो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, सन है और अर्थ है। अर्थ और सन बहुत बड़े बड़े हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। ऐसे केस में ये लो अप्लाई होता है। हमको यहां से सन कैसा दिखाई देता है? बहुत छोटा सा, इत्तू सा दिखाई देता है, वो पॉइंट मास कहलाया। क्या कहलाया? पॉइंट मास। तो ये जो लॉ है वो पॉइंट मास बॉडी के लिए ही अप्लाई होता है। यानी ऐसे बोल दो इस बात को कि हैवियर बॉडी के लिए, बहुत भारी बॉडी के लिए, जिनकी दूरी क्या है? बहुत, एक दूसरे की दूरी क्या है? बहुत ज्यादा, वहां ये लॉ अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हूं, मेरे भाई साहब एक साइड में खड़े हैं, आपके पास कोई बैठे हैं, उनके बीच में लॉ लग रहा हो, ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो पहली बात लिख देता हूं मैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली बात, दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मास बॉडी, यानी बिंदु द्रव्यमान पिंड के लिए लगेगा। या मैं इस बात को ऐसे बोल दूं, हैवियर बॉडी। कैसी? बहुत भारी बॉडी के लिए, जिनके आपस में दूरी क्या है? बहुत ज्यादा। क्लियर? दूसरी बात, ये जो आपस में अट्रैक्ट करेंगी बॉडी एक दूसरे को, वो क्या करेंगी? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेंगी, ये रिपल्सन नहीं करेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी आकर्षण बल है। पढ़ा होगा 10th 12th में, दो चार्जेस, दो आवेश अट्रैक्ट, यानी अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां हमेशा ये बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है या कहीं देखते हो तो पूछे भैया, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज द वीकेस्ट फोर्स, ऑप्शन दे दिया उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल, और ये ग्रेविटेशन फोर्स, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया, तो आपका आंसर हुआ ग्रेविटेशन। एक्चुअल में ये जो फोर्स है ना, बहुत कमजोर फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है ना। आपने देखा है कभी, मेरे पास कोई भाई साहब खड़े, क्या आपस में दिखता है एक दूसरे को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं? कुर्सी पड़ी है, क्या आपको दिखता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई? तो बहुत वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? बहुत कमजोर फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है, ठीक है, समझ जाना। दूसरी बात, ये तो बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो देखो ये वाली बॉडी, पहली बॉडी क्या करेगी? फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब दूसरी बॉडी भी क्या करेगी? पहली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि पहली बॉडी पर फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, यानी पहली बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? दूसरा। उसको बोलते कैसे हैं? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यानी पहली बॉडी पर बल किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। और इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, यानी दूसरी बॉडी को कौन खींच रहा है? पहली। इसको बोलने का तरीका होता है। दूसरी बात क्या है कि जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। अभी सर ये नई बात क्या आ गई? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ऐसा नहीं होता कि ये बॉडी, ये वाली बॉडी इस तरीके से इसको इधर अट्रैक्ट कर रही हो, ये इधर अट्रैक्ट कर रही हो, ये वाली इधर अट्रैक्ट कर रही हो, ये वाली इधर खींच रही हो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के बीच लगने वाला बल है। किसके बीच? सेंटर से सेंटर, ये जो लाइन है ना, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से सेंटर के बीच में, तो ये सेंटर के सेंटर में बीच में लगने वाला बल है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। यानी पहली वाली बॉडी दूसरी पर फोर्स, दूसरी वाली बॉडी पहली पर फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो सेंटर से सेंटर के बीच में लगने वाला बल है, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, यानी केंद्र से केंद्र के बीच लगने वाला बल, यानी केंद्रों के
बीच लगने वाला बल है ये। ठीक है, तीसरी बात देखो, आप देख रहे हैं ये जो फोर्स है पहला F12 और F21, एक्चुअल में पहली वाली बॉडी जितने फोर्स से सेकंड को अपनी तरफ खींच रही होगी और सेकंड वाली बॉडी पहली बॉडी को जितनी फोर्स से खींच रही होगी समान फोर्स से खींच रही होगी। मतलब मेरा ये है कि जितने फोर्स से ये खींच रही होगी उतने से ये इसको खींचेगी। तो दोनों बॉडी का जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है, बराबर फोर्स से खींचेंगे। तीसरी बात आप देख रहे हैं ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है, तो ये जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए आगे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन के हिसाब से आगे क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस क्या बता रहा है, ये दोनों फोर्स की दिशा कैसी है, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है बॉडी, वो कितने फोर्स से करती है, वो फोर्स होता है G। अब मान लो अगर इस बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है और इस बॉडी का मास बड़ा M है, कैपिटल M, तो ये जो फोर्स होता है Gm कैपिटल M अपॉन r², इनके बीच की डिस्टेंस, ये लो ये होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां बात समझने वाली क्या, मैं आपको सवाल भी कराऊंगा कि जैसे से आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, भाई ये बॉडी आप और इससे दूर कर दो, यहां ले आओ, तो फोर्स क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो ये जो G है यहां पे G, ये G क्या है, इस G को बोलते हैं भाई साहब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक नियतांक। ये कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी जो यूनिट होती है, देखो आप G की वैल्यू यहां से निकालना, G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू r² अपॉन ये m छोटा और बड़ा M, तो यूनिट लिख दो इसकी क्या आ जाएगी, न्यूटन, r की मीटर स्क्वायर अपॉन मास की किलोग्राम का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, चलो एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, जी की जो डिस्कवरी थी वो न्यूटन ने की थी, खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन इसको जी का जो मान बताया था वो बताया था एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था, हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने इस G की वैल्यू बताई थी कि 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। एक बार फील करो, 10⁻11, क्या मैं इसको 1/10⁻11 लिख सकता हूं, और क्या मैं 10⁻11 को ऐसे लिख सकता हूं 0 0 11 बार। अब इसका 11 बार 0 1 के पीछे लगा दी, उसका भाग देना 1 में, 0.00000, कितना कमजोर फोर्स होता है, माफ करना, कितनी इसकी G की वैल्यू कम होती है, 0.000 समथिंग। इसलिए ये फोर्स बहुत कमजोर होता है, G की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए फोर्स की भी क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं कि G किन किन बातों पर डिपेंड करती है और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, कई बार पूछा है एयरफोर्स में। तो देखो G जो होता है वो बॉडी, यानी जो आपके पिंड है उनका नेचर कैसा है, ठीक है, उनका साइज कैसा है, इस बात पर निर्भर नहीं करता, कोई मतलब नहीं उसे, वो डिपेंड नहीं करता। ये हमेशा उतना ही लगेगा, चाहे बॉडी स्क्वायर हो, चाहे बॉडी आपकी गोल हो, चाहे टेढ़ी हो, कैसी भी बॉडी हो, वहां उस बात पर निर्भर नहीं करता। ये हमेशा 6.67 ही लगेगा इंटू 10⁻11, ये कांस्टेंट रहता है हर किसी के लिए। तो ये पहली बात, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉडी, पिंड की प्रकृति, एंड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज कैसा, उस बात पर भी निर्भर नहीं करता। छोटा है बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, G सबके लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, डज नॉट डिपेंड अपॉन
अपॉन द मीडियम, यानी ये किसी माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता। पानी में ही उतना लगेगा, हवा में भी उतना लगेगा, तेल में भी उतना लगेगा, पेट्रोल में भी उतना लगेगा, हर जगह जी का मान कांस्टेंट होगा, वो इतना होगा। तो किसी मीडियम यानी माध्यम, मीडियम का मतलब क्या, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये मीडियम ना, माध्यम, किसी माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता, सबके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कुछ चीजें आप फोर्स के बारे में देखो, ये तो हो गई जी के बारे में। ठीक है, देखो जो फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स, ये भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता भाई साहब, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मान के चलो, देखो इस वाले सेक्शन को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लो जब तक। देखो ये कोई दो बॉडी है, मान के चलो एक बॉडी ये है जिसका मास है m, छोटा m, और एक बॉडी ये है जिसका मास बड़ा m। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, r। अब ये हवा में रखी हुई है, किस में रखी है, हवा में, तो इनमें फोर्स लग रहा है F। कितना फोर्स लग रहा है, F। अगर इन्हीं बॉडी को उठा के पानी में डाल दिया जाए, इन्हीं बॉडी को उठा के पानी में डाल दिया जाए सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस क्या होगी दोनों की, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स जितना हवा में लग रहा था उतना ही पानी में लगेगा। तो ध्यान रखना, फोर्स भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं बात लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पानी में, तेल में, हर जगह कैसा भी मीडियम हो, वहां ये सब जगह क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। ठीक, दोनों में मतलब क्या लगेगा, सेम लगेगा। अब देखो एक पॉइंट आपके सामने मैं लिख रहा हूं, मैं लिख क्या रहा हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर 0। ये क्या बात है, एक पॉइंट तो ये लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का केंद्र, रोटेशनल चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जाके पढ़ें पहले, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो देखो पहले इसको समझो, इसका मतलब क्या है, ACOM बराबर 0। ये बॉडी थी मेरे पास, एक बॉडी ये है जिसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से सेंटर के बीच फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, F। इनके बीच की सेपरेशन क्या थी, R, डिस्टेंस क्या थी, R। ठीक है, अब देखो इस पूरी बॉडी पर टोटल फोर्स कितना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, हम जो फोर्स डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। अब ये दो बॉडी हमारे लिए क्या है, सिस्टम, किसी एक बॉडी के लिए, पार्टिकुलर बॉडी के लिए डिफाइन नहीं करते, हम पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। भाई ये दोनों बॉडी के बीच में तो लग रहा है फोर्स, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों बॉडी क्या हो गई हमारे लिए, एक सिस्टम हो गई, निकाय हो गई। तो हम किसी पार्टिकुलर एक बॉडी के लिए नहीं बात करते हैं, हम पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, तो वो दोनों बॉडी हमारे लिए क्या हो गई, निकाय हो गई, सिस्टम हो गई। तो पूरे सिस्टम का अगर मैं तुमसे फोर्स पूछूं, यानी टोटल फोर्स पूछूं, तो कितना हो जाएगा बताओ, 0। मैंने आपको बताया था जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है दैट इज 1 2, और जितना फोर्स इधर लगा रहा है दैट इज 2 1। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, F21 बराबर F12, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, यानी F12 माइनस F21, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा। इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन सिस्टम का नेट फोर्स कितना है, 0। और सिस्टम का नेट फोर्स अगर 0 है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं आपको दूसरे मेथड से भी समझाता हूं। देखो ये कॉमन है, ये इस चीज से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन आपको मैं फील देता हूं सेंटर ऑफ मास की, जो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको अपने लेक्चर के अंदर क्या बताया था, याद करो,
अगर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखोगे इसका, तो क्या बताया था मैंने हमेशा, इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1, मैं इसको m और कैपिटल M मान रहा हूं, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये पढ़ाया था मैंने आपको, याद होगा। एक्स एक्सिस में जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे तो क्या बताया था, m1 x1 प्लस m2 x2, किन्हीं दो बॉडी के लिए m1 प्लस m2। वाई सीओम क्या निकलवा रहा था मैं, वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या बताया था, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। जेड एक्सिस के लिए मैंने आपको सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ाया था, m1 z1 प्लस m2 z2, किन्हीं दो बॉडी के लिए m1 प्लस m2। दो से ज्यादा बॉडी है तो m3 x3 प्लस m3 ऐसे करके, ठीक है। सेम केस मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये होता है, अब ये बॉडी, ये वाली बॉडी, इस पर इधर एक्सेलरेशन लगा रही होगी, दैट इज a1, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन, भाई जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और ये इधर एक्सेलरेशन लगा रही होगी, ये वाली इधर, यानी फोर्स भी तो इधर है और इसका फोर्स इधर है, तो इधर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा, तुरंत लगेगा। अब देखो अगर मैं a1 निकालूं, a1 बॉडी ए का, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, f अपॉन स्मॉल m, f अपॉन स्मॉल m, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर इंटू m। स्मॉल m से m गया तो बचा क्या, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक। a2 देखो, a2 क्या हो जाएगा, f अपॉन कैपिटल M। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर इंटू बड़ा M, बड़ा M से बड़ा M गया, बचा क्या, g m अपॉन r स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, एक इधर लग रहा है एक्सेलरेशन, एक इधर लग रहा है, तो एक इनमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो a1 a2 की वैल्यू आ गई, यहां a1 की वैल्यू पुट कर दो और यहां a2 की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो m1 क्या है हमारा, स्मॉल m, तो मैंने यहां स्मॉल m रख दो, स्मॉल m, a1 की वैल्यू कितनी है, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये बना देगा माइनस, और बड़ा M, m2 क्या है, बड़ा M, m g स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, छोटा m प्लस बड़ा M। देखो सेम वैल्यू, ये दोनों क्या है, दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। इसको नोट करो। कुछ पॉइंट और आपको मैं बताता हूं, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन में बना के पूछ लेगा आपसे नेवी डबल ए के लिए। देखो अगला पॉइंट, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। एक पॉइंट और आप देख लो, देखो जब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या है, जीरो, इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब क्या होता है, क्या इस बात का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, या सेंटर ऑफ मास का वेग यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, आप मुझे बताइए। जीरो के हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो एक्चुअल में अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कई बार ये भी वैलिड होगा, लेकिन आपके लिए इतना ही अभी समझना कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो आपके लिए इतना समझना सफिशिएंट है कि सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास है वेग, वो कितना रहेगा, कांस्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मिल गई कि ACOM क्या रहेगा, जीरो, और VCOM क्या रहेगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, और नेट फोर्स पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, जीरो। तीसरी बात आपको पता लग गई थी कि जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम। और एक कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। एक लाइन और देख लो, ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये आपको पढ़ा चुका हूं, वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, संरक्षी और असंरक्षी बल। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी संरक्षी बल है। संरक्षी बल मैंने आपको बताए थे, ये फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। यानी ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये सिर्फ इनिशियल यानी ए से बी तक पहुंचना है, कैसे जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी जा ऐसे जा कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, रास्ते पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करती है। इसलिए फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा मैंने आपको बताया था ये सेंट्रल फोर्स है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूं, इनको नोट करो। फिर अब आपको मैं जो कराऊंगा वो होंगे क्वेश्चन। ये इतना ही आपके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सफिशिएंट है, सारा कुछ हो गया इसमें, इनको नोट करो। अब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अब देखो, अभी मैंने जो आपको टॉपिक कराया है उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि अगर हम बात के लिए छोड़ेंगे, टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो हमारी कमांड अच्छी नहीं हो पाती है। तो थ्योरी के साथ आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे तो इससे वेल एंड गुड कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी बुक प्रेफर करें, लूसेंट हो या पाथफाइंडर हो, कुमार मित्तल हो, प्रदीप हो, अरिहंत हो, आपको इस टॉपिक से उन बुक के अंदर क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखो सवाल ये बोल रहा है, सबसे पहला सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है कि अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डबल, मैंने हिंदी नहीं लिखी है, हर वीडियो में आपसे मैं बोलता हूं, हिंदी में बोलता जा रहा हूं, आप उसको नोट कर लेना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डबल, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी आपको दुगनी दे रखी है, देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में आकर्षित गुरुत्व बल होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दोगुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा या आपका आधा हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस टू हाफ, आधा हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा, रिड्यूस टू अ क्वार्टर, पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही थी, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, हमेशा कम, पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखें सीधा सीधा, अगर आप एक लॉजिकल आइडिया लगाएं तो दुगना तो कभी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, पहले इनके बीच की सेपरेशन r है। ठीक है, पहले, बाद में उसने क्या बोला है, अब इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है दुगनी, पहले कंपैरिजन में कितनी होगी, दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो F है और इस केस में फोर्स लग रहा है F डैश, मान लो F डैश लग रहा है। ठीक है, तो F यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, G स्मॉल m m अपॉन r। यहां इस केस में क्या आ जाएगा, F डैश बराबर G स्मॉल m m अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ये तो दोनों में आप देखो डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप F डैश अपॉन F करो बराबर, तो ये तो G m m दोनों से कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ये तो बात क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, क्या बचा 1/4। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन 4। यानी पहले के कंपैरिजन में अब जब आपने उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी है, दुगनी कर दी है, अब जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पहले कंपैरिजन में 1/4, यानी चौथा ही हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर, यानी रिड्यूस टू क्वार्टर, 1/4 से घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी। क्लियर, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सवाल ये बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज इज बाई 2%, यानी दो बॉडी हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है अब वो 2% से क्या कर दी है, बढ़ा दी है। ठीक है, परसेंटेज में 2% क्या कर दिया, पहले कंपैरिजन में बढ़ा दी है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम विल बी, अब जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उनके बीच में कितना लगेगा। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस तो हमने क्या करा, बढ़ाया है, तो फोर्स तो क्या होगा, कम होगा, फोर्स क्या होगा, कम। ठीक है, तो अब पहले ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख लो जिनमें परसेंटेज की बात होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में आप किस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। आपकी किताब में इसके ऑप्शन कुछ दे रखे थे, 1%, 2%, 3%, 4%। लूसेंट का क्वेश्चन है, कुमार मित्तल में भी दे रखा है और आपका अरिहंत में भी दे रखा है, लेकिन मैंने ऑप्शन को चेंज किया है। उसका रीजन क्या है,
आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से आपके वो पहले वाले ऑप्शन ये भी क्लियर हो जाएंगे दोनों। सवाल ये बोल रहा है कि अब आपकी जो डिस्टेंस है 2% बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारे लिए। क्या मतलब कर रहा है, माने रखा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। तो एफ बराबर क्या मैं आर की पावर -2 लिख सकता हूं, इसको ऊपर चला जाएगा। तो परसेंटेज की जब भी बात आए मैं आपको इसका तरीका भी सिखाऊंगा। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100%, ठीक है। एरर वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, त्रुटि वाले। अब देखो हमेशा जो पावर दे रखी हो, जो पावर है उसको हमेशा आगे लेके आओ, -2, अगर प्लस का दे रखा तो प्लस का 2 इंटू, अब जो आर है ना इसको लिखते हैं हम डेल्टा आर बटे आर इंटू 100%। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा, पहले ये तो देखो, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100%। ये जो परसेंटेज में आपकी रेडियस घटिया बढ़ रही है वो ये है। अगर सवाल में ये बोले कि आपकी रेडियस 2% घट रही है, क्या 2% घट रही है, तो यहां आप लिखोगे -2, और -2 से -2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा +4। अगर ये बोले कि 2% आपकी यार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आप क्या लोगे यहां +2। अब +2 से -2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ध्यान समझना, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्लस, और डिक्रीज की बात कर रहा है तो माइनस। सिंबल का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्लस बढ़ रहा है तो प्लस, अभी आपका हो गया प्लस का 2%। अब 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -4%। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि आपकी फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है, फोर्स डिक्रीज। अगर ये प्लस होता इसका मतलब क्या था, 4% फोर्स बढ़ रही है। तो माइनस हमेशा क्या बताएगा, फोर्स आपकी डिक्रीज हो रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4% डिक्रीज। इस तरीके के ऑप्शन में हम घबरा जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां सवाल ऐसे था कि अट्रैक्टिव फोर्स देन विल बी डिक्रीजेस, कितनी डिक्रीज होगी, तो सीधा सीधा आ गया दिमाग में, डिक्रीज होगी भाई, 4% आंसर आ गया। लेकिन ना तो डिक्रीज ना इंक्रीज की बात कर रहा, तो इस तरीके से आप हिट करोगे। अब एक शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पर जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करता था और या करता हूं, तो आपके लिए छोटी सी चीज है, वो देखो क्या है। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने ग्रेविटेशनल, जब ये एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला था, कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, उस टाइम मैंने एक शॉर्ट सीरीज चलाई थी, जिसमें मैं लगभग सभी चैप्टर के शॉर्ट सीरीज बनाना स्टार्ट कर रहा था। तो ग्रेविटेशन की भी मैंने उसमें वीडियो डाली है, आप वो जाना मेरी प्लेलिस्ट में और वहां देखना। मैं यहाँ लिंक दे दूंगा आई बटन में, यहाँ क्लिक करके देखना उसको। मैंने वहां ग्रेविटेशन के अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं जो कि एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। खैर देखो, ये इसको शॉर्ट तरीके से समझो। तो मैं सवाल के अंदर पता है डिस्टेंस आपकी घटेगी या बढ़ेगी। मान लो यहां क्या दे रही है, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी मतलब कितना, +2। क्लियर है, कितना, +2, ऑलवेज +2। और तुम्हें पता है कि आर के ऊपर हमेशा कितना, आर के ऊपर हमेशा कितना था, -2। ये तो ऑलवेज -2 आएगा भाई, आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 आएगा। तो -2 तो आपके हमेशा दिमाग में रहेगा, -2 तो आपके हमेशा दिमाग में रहेगा। ये जो वैल्यू दे रखी है इसका इतना ध्यान रखना, बस प्लस और माइनस का, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपको तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ भी फॉर्मूला, कुछ भी नहीं सोचना, बस इतना सोचो कितना फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है तो लगा दो लॉजिक। हमें पता है -2 तो ऊपर ही रहेगा हमेशा, आर की पावर -2 चला जाएगा, तो -2 तो मेरा हमेशा रहेगा। -2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो इस वाले कंडीशन का, बढ़ रहा है तो प्लस का, घट रहा है तो माइनस का, आपको तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये तो थे थोड़े थोड़े आसान से सवाल। अब बढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेवल में बढ़ाता चलूंगा, इनको नोट करो। अब देखो क्वेश्चन 3 बड़ा अच्छा सवाल है, और आई होप अपने डिफेंस के जितने भी बच्चे हैं मोस्ट प्रॉब्ली आंख मीच के सो गलत करेंगे। आप करके देखना, क्योंकि उसका रीजन, हम लोग थोड़ा, हमारी आदत क्या होती है, क्योंकि अभी हम 12th पढ़ के आ रहे होते हैं, और हमारे अंदर क्या होता है, क्वेश्चन देखा, पहला ऑप्शन देख गया, टिक कर दो, आगे में पढ़ना ही नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करना तब क्वेश्चन को करना, अच्छा सवाल है वास्तव में। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये है आपका सवाल, करो सॉल्व, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करके देखो। भाई मेरे मार्कर की गई है इंक,
मैं इसको इंक पिला देता हूं, इसे लग रही है भूख। ठीक है, तब तक तुम इस क्वेश्चन को करो। देखो, आई होप कर लिया होगा तुमने। सवाल ये बोल रहा है कि इफ टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल हैव रेडियस आर, दो आइडेंटिकल बॉल हैं, सेम है, मतलब सेम साइज, सेम सब कुछ, रंग रूप सब कुछ सेम है। आइडेंटिकल का मतलब सेम। तो दो स्फेरिकल बॉल है और उनकी रेडियस क्या है, आर। एक बॉल तो ये भाई साहब, ये आर रेडियस है इसके सेंटर से, ठीक है, और ऐसे करके एक दूसरी बॉल ये है और इसके सेंटर से आर है, ठीक है, सेम है, लाल पीली, ये लाल है तो ये भी लाल है, सेम है ना। अब देखो तुम सोचो इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक आ, तो कितना हो जाएगा ये 2r, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। आगे सवाल बोल रहा है मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, यानी सेम मटेरियल से बन रही है। मेरे भाई अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो इस लाइन का मतलब तुम समझ जाओगे कि यहां हम क्या यूज करने वाले हैं। एक लाइन का सेंस होता है। इसने बोला है कि ये सेम मटेरियल से बनी है, अगर ये लोहे से तो ये भी लोहे से, ये पीतल से तो ये भी पीतल से, तो सेम मटेरियल सेम पदार्थ से बनी है। बोल रहा है हमसे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज एफ, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है गुरुत्वीय बल वो एफ है। देन एफ इज प्रोपोर्शनल टू, तो एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के, r² के, r की पावर 4 के और 1/r की पावर 4 के। ये हमसे पूछा है। तो देखो इस बॉल का जो मास है, देखो सेम आइडेंटिकल है तो इसका जितना मास होगा उतना ही इसका होगा। मैंने दोनों का मास क्या मान लिया, m। तो यहां जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F बराबर G m इंटू एम, डायरेक्ट लिख दूं m² / 2r का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा Gm² / 4r²f। लेकिन आप मेरी बात यहां देख पा रहे होंगे, F के साथ यहां पर G भी आ रहा है, m, चलो G कांस्टेंट है, m² भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ये सब चीजें हमें हटानी है भाई, तभी तो F के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। यहां कुछ भी ना बचे, मेरी बात आप समझ रहे हैं, कुछ भी ना बचे। ये चीजें कैसे हटाई जाए, सोच रहे हो? तुम लोगों ने यही किया होगा, इसका आंसर तुम लोगों ने दिया होगा 1/r², जहां तक समझ पा रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे देखो होगा क्या, जब ये सेंस, अगर ये लाइन तुम्हें जहां कहीं दिखे मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, इस बात का मतलब समझो वो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी, घनत्व, इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, सेम। हीट वाले अगर आपने पढ़े हो हीट के चैप्टर, तो वहां ये सारे लॉजिक दे रखे हैं भाई, ये दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। तो हमें से तुरंत चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि बारे यहाँ ये डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, डेंसिटी के बारे में। तो अगर ये लाइन जहां तुम्हें दिख जाए तो समझ जाना है किसके बारे में बात कर रहा है, डेंसिटी यानी घनत्व। तो इसकी जो डेंसिटी है वो इसी की होगी, सेम मटेरियल है, ठीक है। अब अगर डेंसिटी दे रखा है तो मेरे भाई डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, मास अपन वॉल्यूम। अब मास निकालो, m क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक, घनत्व इंटू आयतन। अब स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3, ये हो जाएगा। तो आपका मास कितना निकल के आएगा, इतना। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। दोनों का मास सेम है तो ये आ जाएगा। तो क्या अब मैं m² की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, g m की जगह क्या पुट कर दूं, रो 4/3 पाई r³ का होल स्क्वायर अपॉन 4r²। देखो g कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, 4.3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14। अब ये बचा क्या मेरे पास, सिर्फ यहां r की पावर 3, यानी ये हो जाएगा r की पावर 6। और देखो 4 भी क्या है, कांस्टेंट, बचा क्या r²। तो बचा क्या, 2 ऊपर चला जाएगा तो r की पावर 4, और फोर्स क्या बचा, r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये सब चीजें क्या थी, जी, रो, 4.3 पाई और 4, ये सब क्या थे, कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 4। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा सवाल। तो माइन्यूट मिस्टेक है, नहीं करनी होती। अगर ये लाइन दे रखी है तो इसका मतलब तुम समझ जाना ये किसके बारे में बात करना चाह रहा है आपसे, डेंसिटी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करो। एक बहुत अच्छा सवाल सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड है, जहां हम कॉमन मिस्टेक करते हैं। पढ़ा दिया आपको थ्योरी में, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे सर
तब तक कोई फायदा नहीं है। तो नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन 4, देखो सवाल ये है, ये सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। ये सेंटर के जो सेंटर से आप लाइन जोन करोगे दोनों बॉडी के, उन्हीं के बीच में लगता है। वही सवाल आपसे यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको बताना है ये एक बॉडी ये है, इनकी जो सेपरेशन है वो L/2 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है बताओ इसमें से कौन सी फोर्स होगी आपकी, 2gm²/L², 4gm²/L², 8gm²/L² और 16gm²/L²। इस बॉडी का मास m है, इसका 2m है, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ 2l है। ये आपको सवाल दे रखा है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करो, तब तक करो जब तक आपका आंसर नहीं आ जाए। ये जिद होनी चाहिए खुद से। आप पेपर को फोड़ दोगे 100%। जब तक डिपेंड हो तब तक पेपर नहीं फोड़ पाओगे। क्वेश्चन को करो, वीडियो पॉज करो, तब तक प्ले मत करना, तब तक क्वेश्चन ना हो। एंडिंग तक तो पहुंचो कम से कम, पूरा अपना दम लगा दो, तभी चीजें हो पाएंगी, तभी हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। बहुत सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, सिलेक्शन कितनों का होता है, ना के समान बच्चों का सिलेक्शन होता है। सब एजुकेटर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, जो पढ़ता है वो सिलेक्शन ले जाता है। ठीक, तो करिए। देखो भाई, ये यहां से यहां तक के बीच की सेपरेशन ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, L/2 दे रखी है। अब अगर आप देख रहे हैं ये मेरी बॉडी है और इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पूरी की लेंथ क्या है, L। तो सेंटर ऑफ मास से ऊपर ये L है, तो यहां से ऊपर का ये L/2 हो जाएगा सेक्शन, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ये L/2, ये भी L/2, और ये वाला सेक्शन भी क्या हो जाएगा, L/2 और नीचे वाला L/2 सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, अब आप एक बात देखो, क्या आपको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, वो होता है G, यहां हो जाएगा M, यहां हो जाएगा 2m/r²। यही तो बात है, बस मैं R कैसे फाइंड आउट करूं, हाउ आई कैन फाइंड R को मैं कैसे बताऊं। क्या ये डिस्टेंस होगी R? बच्चा यही करता है, इसी डिस्टेंस को वो R मान लेता है, L/2 डिस्टेंस को क्या मान लेता है, R, और अपना सॉल्व करने लग जाता है और क्वेश्चन गलत करके आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को मेरी आप समझो, ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगी यार। मैंने आपको बताया था सेंटर के बीच में, सेंटर से सेंटर के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। क्या ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं। कहां है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहां कहीं होगा। तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच में वो ये होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस होगी R। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर से बीच के सेंटर की दूरी। अब ये ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रही होगी, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रही होगी, F फोर्स है। ये R डिस्टेंस हमें निकालना है। मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे। अब एक काम करो, इस R को निकालने का तरीका क्या है, इस लाइन को ज्वाइन कर दो तो आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल बन के आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कंडीशन बन के आ गई है, ये कंडीशन बन के आ गई है। ये आपका R है, ये वाली डिस्टेंस L/2 है, ये आपको निकालना है। देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये पूरी की लेंथ क्या है, 2l। तो सेंटर ऑफ मास से ऊपर का हिस्सा कितना हो जाएगा, L, और ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, L, पूरा यहां तक पूरा L। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L/2। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दोबारा समझो, ये पूरी क्या है, 2l। सेंटर ऑफ मास से ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, L, और सेंटर ऑफ मास से नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, L। ये सेंटर ऑफ मास है इसका। तो यहां से आप इसको मेजर करो, ये वाला L/2 और ये वाला भी क्या हो जाएगा, L/2। क्लियर? अब देखो R निकाल दो, ये आपका L/2 हो गया। तो आप लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, R क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में, L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा L²/4 प्लस L²/4 रूट में। L² आप बाहर ले लो रूट से, तो L बचा, रूट में अंदर क्या बचा, 1/4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 2/4, 2/4 का मतलब होगा 1/2।
और 2 को बाहर निकालोगे रूट से तो क्या आ जाएगा L/√2। R कितना निकल के आ गया आपका L/√2। अब R हमारा निकल के आ गया तो R की जगह पुट कर दो G2m² L/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2 का स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4Gm² L²। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और आई थिंक ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड था, ऐसे क्वेश्चन में आप मिस्टेक ना करें। नेवी AA के पैटर्न का सवाल है, एयरफोर्स कभी नहीं पूछ सकता ऐसा क्वेश्चन, बनता ही नहीं, मतलब नहीं है। एयरफोर्स में तो वही पूछ लेगा कि R बढ़ा दी तो फोर्स कितना कम या ज्यादा होगा, कितना परसेंटेज में पूछ लेगा, इस टाइप के सवाल पूछेगा इस टॉपिक से। मैं सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, पूरे ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो नेवी के लेवल का सवाल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़िए, मेहनत करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, हर वीडियो को मैं आपसे बोलता हूं, मैं प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आ रहा हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो वीडियो को आप ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, तो उसमें आपको जितना हो सकेगा मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपका कल इसके बाद की चीजें स्टार्ट करूंगा।